तो अभी हमारे पास केवीएस सेकेंड शिफ्ट केमिस्ट्री का पेपर है जो प्री बोर्ड 2023-24 का है। तो इस पूरे पेपर को हम लोग तीन अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग सेक्शन ए डिस्कस करेंगे, मतलब जिसमें कुल 16 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होंगे। तो चलिए इसके 16 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसका आंसर क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। तो हाई एल्टीट्यूड पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से उसकी सॉल्बिलिटी कम रहती है, इसलिए ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो होता है। ये किसके अकॉर्डिंग है? हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एक्स वाई जेड मेटल्स आर गिवन। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर आपको बताना है। तो जो रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा उसका जनरली होगा क्या? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है ज्यादा नेगेटिव। तो जितना ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही स्ट्रांग रिड्यूसिंग पावर हो जाएगी उसकी। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर यहाँ पे वाई का होगा, उसके बाद जेड का, उसके बाद एक्स का। ये चेक कर लो, वाई जेड एक्स। तो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, ये पहला सही हो जाएगा। थर्ड है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज वन हुज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो आपको चेक कर लेना है, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मटेरियल इन वेसल। तो आपका ये भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रिएक्शन दिस वन अकर्स इन टू स्टेप, मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। इसमें दो स्टेप दिए गए हैं। आपको पता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब काइनेटिक्स पूरा इस स्लो स्टेप से ही चलता है। तो यहाँ से ही आपको ऑर्डर और सब कुछ मिलेगा। तो यहीं से रेट एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे। तो आएगा रेट इक्वल टू K1, क्योंकि इसका रेट कांस्टेंट K1 है, और NO2 के पावर 2, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, the pair in which both the elements generally show only one oxidation state is। जो स्कैंडियम है केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। जिंक यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल शो करता है। तो यहाँ पे कह रहा है शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बोला है, केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। तो इसका केवल +3 होता है, इसका केवल +2, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉय इजली बिकॉज दे हैव। एलॉय जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए जो साइज है वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, सेम साइज होना चाहिए। सेम एटॉमिक नंबर नहीं चलेगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं चलेगा, नियरली सेम एटॉमिक साइज, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कॉम्प्लेक्स आयन दिस एंड दिस आर कॉल्ड। यहाँ पे NO2 लिखा हुआ है, मीन्स डोनेशन इज ड्यू टू नाइट्रोजन, एंड ONO मतलब डोनेशन ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दोनों में लिगेंड सेम है लेकिन डोनर एटम अलग अलग। तो जब ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड मतलब कोई भी आपका लिगेंड जिसके पास 6 डोनर एटम होंगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले। और ये कौन होता है? अकेला एग्जांपल है EDTA, इसको आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, the Lucas test was carried out of three different compound A, B, and C. Compound A and B were turbid at ambient temperature, while compound C did not become turbid until it was heated. Which of the following is tertiary in structure? तो इसके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो कह रहा है वो क्या है? A और B turbid at ambient temperature, और जो C है did not become turbid until it was heated। तो C जब टर्बिडिटी क्रिएट नहीं करेगा मतलब ये प्राइमरी है। और यहाँ पे एम्बियंट टेम्परेचर का मतलब होता है एनी टेम्परेचर, या फिर कह लो रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे तुरंत टर्बिडिटी क्रिएट करने वाला कौन होता है? टर्शियरी। यहाँ पे आप लिख दोगे A और B दोनों। अब यहाँ पे टर्शियरी के साथ एक कंडीशन और होता है कि वो तुरंत टर्बिडिटी क्रिएट करता है। यहाँ पे टाइमिंग का कोई हिसाब दिया नहीं है, तो मे भी कुछ टीचर कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी बोल सकते हैं, ऑप्शन होगा, लेकिन मेरे हिसाब से डी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइन टुगेदर बाय। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट का पूरा कॉम्बिनेशन होता है। यही फिर दूसरे सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट के साथ बाइंड होगा। तो इस तरीके से
ये न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती जाएगी, जिसी को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक फॉस्फेट जब दूसरे सुगर के साथ बाइंड होता है, तो जो लिंकेज यहाँ पे आता है वो फास्फोडाइस्टर लिंकेज आता है, इसलिए आपको लिख देना है फास्फोडाइस्टर लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 11 है C2H5OH। जब एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग कराते हैं रेड फास्फोरस ब्रोमीन के साथ, तो यहाँ पे OH हटेगा, Br लगेगा, मतलब X होगा C2H5Br। तो जब C2H5Br X से NH3 से रिएक्शन करेगा तो बनेगा C2H5NH2, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अमाइन। तो आपको लिखना है इथेनामाइन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फॉस्जीन इज कॉमनली नोन एज। फॉस्जीन को हम लोग कहते क्या है, तो फॉस्जीन जनरली होता है COCl2, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। अदरवाइज जो बाकी ऑप्शन है जिसमें थायोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं SOCl2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉस्फीन, फॉस्फीन PH3 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका कॉम्बिनेशन। और जो फास्फोरिल क्लोराइड है वो POCl3 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। उसके बाद जो अगले 4 प्रॉब्लम है वो एसर्शन रीजन टाइप के हैं, उनको देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 में एसर्शन है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन कैन बी कन्वीनियंटली डन बाय प्रोटेक्टिंग द अमीनो ग्रुप बाय एसिटाइलेशन। ये बिल्कुल करेक्ट है, एसिटाइलेशन करने से जो एनिलीन का NH2 ग्रुप है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, इसलिए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग आपको प्रोडक्ट मिलता है। रीजन है एसिटाइलेशन इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये गलत है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले इंक्रीज कर रहा था NH2, और उसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए हम लोग एसिटाइलेशन करते हैं, तो ये हमेशा एसिटाइलेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज होती है। तो लिखोगे एसर्शन करेक्ट है और रीजन फॉल्स, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट 13 के लिए। 14 है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है। और रीजन क्या है, जो NH2 ग्रुप होता है वो AlCl3 एनहाइड्रस के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वो प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाएगा, और इसलिए रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होता। रीजन लिखा हुआ है NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन रिएक्ट विद AlCl3, ये भी करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, assertion है, it is difficult to replace chlorine by OH in chlorobenzene in comparison to that of chloroethane। तो बेंजीन के अंदर जो क्लोरीन होता है उसको हटाना मुश्किल है, क्योंकि इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इनके बीच में आता है। लेकिन जो आपको इथाइल क्लोराइड होगा या क्लोरोइथेन, वहां पे जो C और Cl होता है उसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता, इसलिए आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो ये सही है, इसके क्लोरीन को OH से हटाना आसान है, बेंजीन वाले को आसान नहीं। रीजन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लोरीन कार्बन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रिजोनेंस। ये रीजन भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ऑप्शन इसका भी ए सही हो जाएगा। Question number 16. In case of phenol, bromination takes place even in absence of Lewis acid, whereas bromination of benzene takes place in presence of Lewis acid like this। ये बिल्कुल करेक्ट है। OH group attached to benzene ring is highly activating, जो भी करेक्ट है। तो सेकंड भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका भी आंसर आपको लिख देना है ए। तो चलिए इसके सेक्शन बी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।